ग्रो करना है तो एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, विच इज डिसीजन मेकिंग। और मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स ये डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर को बस एक थियोरी समझते हैं, बट इन रियलिटी आप लोग आपकी डेली लाइफ के अंदर 100 से भी ज्यादा डिसीजंस लेते हैं। लाइक क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्या लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बिजनेस चूज करना है, ये सभी डिसीजंस आप लोग ले रहे होते हैं। ये सभी क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज डिसीजन मेकिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पूछा जाता है एंड इसका रिलेशन पूछा जाता है विद प्लानिंग। एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर आप लोगों से डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, विच इज डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। विदाउट एनी डिले यहां पर समझते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है। आप लोगों से अगर मैं पूछूं एक ऐसा कौन सा काम है जो मैनेजर अपने बिजनेस के अंदर रोज करता है, तो आप लोगों का यहां पर क्या आंसर होने वाला है? माय क्वेश्चन इज ऐसा कौन सा काम है जो एक मैनेजर अपने बिजनेस के अंदर डेली करता है? योर आंसर शुड बी डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजर अपने बिजनेस के अंदर जैसे ही आता है तो वो बैठकर मल्टीपल डिसीजंस को लेता है। यही है आप लोगों का सेंटेंस नंबर 1। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के बारे में समझते हैं। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरी मैनेजमेंट का। आप लोगों को पता है प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग क्या था मेरे मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता था, वहां पर मैं डिसाइड करती थी व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ये चीजें मैं वहां पर डिसाइड करती थी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसने करना है, हर एक चीज में डिसाइड करती थी। तो जब मैं ये जो चीज डिसाइड करती थी वो चीजें कहां पर आती है? डिसीजन मेकिंग के अंदर आती है। प्लानिंग के अंदर जो हम लोग डिसाइड करते हैं, जो चीजें, जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं, उनके जो मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रही होती हूँ वो किसका रिजल्ट होते हैं? डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग के अंदर, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए जो जो एक्टिविटीज मुझे करनी है उसके मल्टीपल अल्टरनेटिव्स मेरे पास होते हैं। एंड उन मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में से मैं जब एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर रही होती हूँ तो बेस्ट अल्टरनेटिव किसका रिजल्ट है? मेरी डिसीजन मेकिंग का। मैंने डिसीजन लिया तभी मेरे पास मेरा एक बेस्ट अल्टरनेटिव निकल करके आया। यही है आप लोगों का डिसीजन मेकिंग। एंड ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट है हर एक मैनेजरियल फंक्शन के लिए। यानी कि डिसीजन मेकिंग खाली प्लानिंग में ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हर एक फंक्शन आप लोगों का डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड होता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर पर डिपेंड करती है। क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान से मेरे सेंटेंस को सुनना। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके मैनेजर पर डिपेंड करती है एंड मैनेजर की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के ऊपर, कि वो कितने अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं, उसके डिसीजन की क्या क्वालिटी है। पॉइंट क्लियर हुआ है? डिसीजन मेकिंग बहुत इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप लोग चीजों को रियल लाइफ के साथ करेंगे रिलेट। अगर मैं इसके कोई स्पेसिफिक मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग में बोला गया है डिसीजन मेकिंग क्या है, यहां पर आप लोग एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं? अलग अलग अल्टरनेटिव्स का। एंड वहां पर जब आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं तो हर अल्टरनेटिव को आप लोग इवेल्युएट करते हैं उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बेस पर। जैसे ही आपने उसको इवेल्युएट किया, उसको एनालाइज किया, वहां पर आप लोग एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं विच कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां पर मैं क्या कह सकती हूँ, डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कंक्लूजन तक पहुंचना। कहां है डिसीजन मेकिंग? क्या बोला गया है? एक कंक्लूजन तक पहुंचने को ही हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं। 100 ऑप्शंस मेरे पास से, मैंने 100 को इवेल्युएट किया एंड उसमें से एक सेलेक्ट किया, यानी कि मैं मेरे कंक्लूजन तक पहुंच चुकी हूं। मैनेजर्स डेली लाइफ के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं एंड उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो जिस एलिमेंट का यूज करते हैं दैट इज डिसीजन मेकिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? डिसीजन मेकिंग आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। एंड आई नो अगर मैं मीनिंग ना भी बताती आप लोगों को तब भी पता है डिसीजन मेकिंग क्या होती है। अपनी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके, इवैल्यूएट करके उसमें से बेस्ट को चूज करना कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ हमारी डेफिनेशंस की विद द नेम्स ऑफ ऑथर्स। यहाँ पर कुछ फेमस डेफिनेशंस है, नेम के साथ साथ उनकी डेफिनेशन को रीड करेंगे एंड बोलेंगे एंड समझेंगे यहाँ पर कि इन्होंने हमारे डिसीजन मेकिंग को क्या बोला है।
कोन्स एंड ओडोनेल ने क्या कहा, डिसीजन मेकिंग क्या है, एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। एक काम को करने के जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सब अल्टरनेटिव्स में से एक एक्चुअल बेस्ट सिलेक्शन करना ही डिसीजन मेकिंग है। किसने कही ये बात, कोन्स एंड ओडोनेल ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला, डिसीजन मेकिंग क्या है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। इन्होंने बोला है कि जब आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं तो आप किस बेस पर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिस ही आपका डिसीजन मेकिंग है। आप लोग किस क्राइटेरिया पर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट क्राइटेरिया विल बी कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। पॉइंट क्लियर है। थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन देखते हैं लुइस एलन। इन्होंने क्या बोला, डिसीजन making is the work which a manager performs to arrive at conclusion and judgment। एक मैनेजर कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए या कुछ जजमेंट करने के लिए जिस एलिमेंट का यूज करते हैं, जो चीज परफॉर्म करता है, उस चीज को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। आई होप यहां पर आप लोगों को मीनिंग एंड डेफिनेशंस दोनों ही अच्छे से क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं एंड यहां पर बात करेंगे फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साथ ही इसको क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ व्हाट, डिसीजन मेकिंग। यहां पर हम लोग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट फीचर which is it is a process of selecting the best from the alternatives। फर्स्ट फीचर यहां पर क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग क्या है, आपके पास जो मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं उन मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना इज योर डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। आप लोगों के एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि उसको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो वहां पर उसके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस क्या होंगे, लाइक वो अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ा सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, सेलिंग करने की अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एंड क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, तो मैनेजर का काम यहां पर क्या होगा कि वो इतने सब अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेगा, देखेगा, समझेगा एंड इन सब अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करेगा। मैनेजर का काम ये है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ आया, आप लोगों के सभी अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है डिसीजन मेकिंग। यहां पर एग्जांपल लिया कि अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो वहां पर आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है, प्राइस कम कर दो, एडवर्टाइजिंग बढ़ा दो, सेल्स फैसिलिटी बढ़ा दो, क्रेडिट फैसिलिटी दे दो। तो ये मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं आप लोगों के पास, इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव मैनेजर चूज करेगा उन सभी अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने के बाद। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग। यहां पर आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे, आपका मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा, दैट मस्ट बी रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल होना चाहिए, रीजंस पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने, जैसे हम लोग छोटे होते थे तो ऐसे करते थे ना, दोनों में से एक फिंगर पकड़ लो, ये बोला तो चलो ये डिसीजन हो गया, ऐसा नहीं करना। यहां पर आप लोगों का जो भी डिसीजन होता है वो आपका रेशनल होता है, लॉजिकल होता है, रीजंस बेस्ड होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। थर्ड फीचर इज इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। डिसीजन मेकिंग वहीं पर होगा जहां पर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। डिसीजन कहां पे लिया जाएगा, जहां पे कोई दिक्कत हो रही है वहीं पर बैठकर डिसीजन लिया जाएगा। इफ देयर आर नो प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर विल बोथ लॉस देयर इंपॉर्टेंस। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो वहां पर ना तो डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मैनेजर्स की वहां पर जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है प्रॉब्लम्स आर द डाइट और फूड अपॉन विच अ मैनेजर लिव्स एंड प्रॉस्पर्स। इसीलिए बोला गया है कि प्रॉब्लम्स जो है वो मैनेजर्स की डाइट है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बेस पर ही मैनेजर्स का पेट भरता है। क्योंकि मैनेजर्स हायर इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही मेरे मैनेजर्स ढूंढते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर क्या है कि यहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आप लोगों को जितने भी अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उन हर अल्टरनेटिव को क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट। एंड इवैल्यूएशन किस बेस पर होगा, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बेस पर। यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जितने भी अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, हर किसी अल्टरनेटिव का फायदा, हर किसी अल्टरनेटिव का नुकसान देखेंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे एंड उस बेस पर अपना डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि अगर आप लोग डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन
डिसीजन इज आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को करना है अचीव। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। यहां पर बोला गया है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है। कमिटमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, यहां पर मैनेजर कहते हैं आप लोगों के पास सेल्स बढ़ाने के 4 ऑप्शन है, प्राइस कम कर दो, एडवर्टाइजिंग बढ़ा दो, सेलिंग फैसिलिटी दे दो या फिर क्रेडिट फैसिलिटी दे दो। 4 ऑप्शंस उसने दिए। मैनेजर ने इवैल्यूएशन किया और समझा कि यहां पर अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग बढ़ा देंगे तो आप लोगों की सेल्स बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैनेजर क्या कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है। क्या कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर आप लोग मेरी बात सुन करके एडवर्टाइजिंग बढ़ा देंगे तो पक्का आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। उसने क्या किया, यहां पर अपने क्लाइंट्स को कमिटमेंट दिया कि मेरा डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन, मुझ पर भरोसा करके देखो। तो इसीलिए बोला गया डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, कमिटमेंट। नेक्स्ट फीचर है इट इज बेसिकली ए ह्यूमन एक्टिविटी। यहां पर ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि इंसान ही अपनी मेंटल थिंकिंग से कोई भी डिसीजंस को ले पाता है, इसीलिए बोला गया इट इज बेसिकली ए ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट फीचर क्या है, इट इज बोथ अ मैनेजरियल फंक्शन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। यहां पर बोला गया है कि आप लोगों का जो डिसीजन मेकिंग है ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी मैनेजर की। क्यों है ये आप लोगों का मैनेजरियल फंक्शन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कौन करता है, हमारे मैनेजर करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 मैनेजर है, 2 मैनेजर है या 4 मैनेजर है, सबको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यहां पर बोला गया है कि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। आगे बढ़ते इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस बिकॉज देयर आर मेनी डिसीजंस व्हिच अ मैनेजर कैन नॉट टेक सिंगल हैंडेड एंड दे नीड अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स और ए कमिटी ऑफ मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो डिसीजन खाली अकेला एक मैनेजर बैठकर नहीं ले सकता, उसको अपने साथ एक टीम की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेंबर्स की भी जरूरत होती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो दिस वाज अनदर फीचर ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज द कोर ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वैसे तो डिसीजन मेकिंग हर एक मैनेजरियल फंक्शन को चाहिए, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या फिर कंट्रोलिंग हो, हर एक मैनेजरियल फंक्शन को आपके डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। बट अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग को तो काफी ज्यादा ही जरूरत है हमारे डिसीजन मेकिंग की। क्यों, क्योंकि बेसिक डिसीजंस जो होते हैं वो मेरी प्लानिंग के अंदर ही लिए जाते हैं। अगर प्लानिंग के डिसीजंस गलत हो गए तो बाकी के कहीं पर भी किसी भी फंक्शन के अंदर मुझे डिसीजंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे का काम मेरा पहले ही खराब हो चुका। प्लानिंग के अंदर डिसीजंस की क्या जरूरत है, प्लानिंग के अंदर हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करके मल्टीपल अल्टरनेटिव्स देख रहे होते हैं कि मुझे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो उस काम को करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है। तो डिसीजन मेकिंग इज द कोर ऑफ प्लानिंग, इसीलिए यहां पर बोला गया है कि प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं क्या काम करना है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कैसे करना है, कितना करना है, किससे करवाना है। इसीलिए बोला गया है डिसीजन मेकिंग इज द कोर ऑफ प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर इट स्टार्ट्स एक्शन। जैसे ही हमारा डिसीजन मेकिंग कंप्लीट होता है, मैंने मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, वहां से ही मेरा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने ढूंढा, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया कि सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्यों ना एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दी जाए, तो जैसे ही ये डिसीजन हुआ मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या करूंगी, मेरी जो एडवर्टाइजिंग वाली टीम है उसको पेमेंट करके अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करा दूंगी। तो यहां पर बोला गया जहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग एंड होती है वहीं से आपके एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर फीचर है आप लोगों का अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स। यहां पर बोला गया है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है इसके जो रिजल्ट्स है वो अनसर्टेन हो सकते हैं। आप लोगों ने डिसीजन तो लिया लेकिन इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, नो वन नोज। इट इज ट्रू दैट द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चोजन ओनली आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आर अनसर्टेन एज इट इज इमेजिनेटिव एक्शन। वो ही बात है जो मैंने आपको बताई है कि जो आपके रिजल्ट्स होने वाले, आपने अपनी तरफ से क्या किया है, जितने भी अल्टरनेटिव्स थे सबको एनालाइज किया, उनमें से सबसे बेस्ट डिसीजन आप लोगों ने लिया, लेकिन फिर भी जो डिसीजन लिया उसको क्या किया, आपने इमेजिन करके किया कि ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, नो वन नोज। तो इसीलिए बोला गया कि हर डिसीजन का जो रिजल्ट होता है वो अनसर्टेन है। नेक्स्ट फीचर क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल
यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर। ये आप लोगों का यूनिवर्सल मार्क है मैनेजर का। किस तरीके से? डिसीजन मेकिंग यूनिवर्सल मार्क है। इसका मतलब है व्हाटएवर अ मैनेजर डज इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग एंड दिस स्पेशलिटी इज फाउंड एवरीवेयर एंड इन एवरी मैनेजर। आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर कोई भी छोटे से छोटा काम भी अगर कर रहा है तो वहां पर एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। कौन सा एलिमेंट? डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजर कहीं पर भी हो और कोई भी काम कर रहा हो तो काम करते टाइम एक एलिमेंट जिसका वो यूज कर रहा होगा दैट विल बी टर्म्ड एज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इट मे बी नेगेटिव। इट मे बी नेगेटिव का मतलब क्या है? डिसीजन सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए ही नहीं लिया जाता कि लेट्स डू इट, लेट्स चूज दिस। आप लोगों के डिसीजन नेगेटिव वाली साइड भी जा सकते हैं। लाइक इस साल मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मैंने डिसाइड किया लेकिन नेगेटिव है, नहीं करना है, ऐसा नहीं होना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें क्या है? नेगेटिव है। मैंने डिसाइड किया कि इस साल 20,000 से ज्यादा मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, नेगेटिव है लेकिन मेरा डिसीजन है, इसीलिए बोला गया है डिसीजन मेकिंग मे बी नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये सभी फीचर्स है आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के। आई होप हर एक आप लोगों का फीचर आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। जल्दी से एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर फर्स्ट फीचर था कि ये आप लोगों का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पर फीचर आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट वन इज इट इज बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग। यहां पर कहा गया है जो भी आप लोग डिसीजन लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेने हैं। आप लोगों के जो डिसीजंस हैं वो लॉजिकल्स होने चाहिए एंड आप लोगों के रीजन बेस्ड होने चाहिए, फैक्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों के डिसीजंस कहां पर होंगे? जहां कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है तो वहां पर ना मैनेजर होगा ना ही डिसीजन मेकिंग होगी। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट फीचर आप लोगों को कहता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर हर उस अल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर कहता है कि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी क्यों है? क्योंकि हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद जो मेरा डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर कमिटमेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर मैनेजर क्या कहता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा करके देखो, ये ऑप्शन चूज करके देखो, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर क्या इन्वॉल्व है? कमिटमेंट इन्वॉल्व है मेरे मैनेजर का। एंड ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी कि डिसीजंस कौन लेते हैं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं, वो लोग मेरे डिसीजन को लेते हैं। ये हमारा मैनेजरियल फंक्शन भी है एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी है। मैनेजरियल फंक्शन क्यों? क्योंकि ये मैनेजर के द्वारा किया गया एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्यों है? कि मैनेजर कोई छोटे से छोटा भी काम कर रहा है या बड़े से बड़ा भी काम कर रहा है, यहां है या वहां है, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड वो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो वो अकेले नहीं ले सकता, उसे अपनी टीम की जरूरत है, मल्टीपल मैनेजर्स की जरूरत है, इसीलिए बोला गया ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर इट इज द कोर ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग की अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है। आप लोगों के हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्लानिंग के अंदर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि प्लानिंग मेरा एक ऐसा बेस है, एक ऐसा फंक्शन है जो बाकी सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बेस है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? जैसे ही आप लोगों की डिसीजन मेकिंग खत्म होती है वहीं से आपके एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करने से पहले डिसीजन मेकिंग को खत्म करना पड़ेगा, अपना एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स। आप लोगों ने जो भी बेस्ट डिसीजन चूज किए उसके रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं, नो वन नोस। आप लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन ले लिया, लेकिन एक्चुअल में उसके क्या रिजल्ट आएंगे ये आप लोगों को नहीं पता। उसके बाद ये यूनिवर्सल मार्क है मैनेजर का। मैनेजर यहां है वहां है, छोटा काम कर रहा है बड़ा काम कर रहा है, मैनेजर को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हर समय चाहिए विच इज डिसीजन मेकिंग। उसके बाद लास्ट फीचर है आप लोगों का इट मे बी नेगेटिव, यानी कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो खाली पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं बल्कि नेगेटिव चीजों के लिए भी लिया जा सकता है। तो ये सभी फीचर्स है मेरी डिसीजन मेकिंग के। आई होप हर एक फीचर, हर एक कैरेक्टरिस्टिक, हर एक पॉइंट ऑफ नेचर डिसीजन मेकिंग का आप लोगों को क्लियर है, अच्छे से समझ आए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, कि अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस किस स्टेप से जाना पड़ेगा कि मेरी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। तो बात करते हैं यहां पर
स्टेप नंबर 1 की, विच इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अगर मुझे डिसीजन लेना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट प्रॉब्लम तो पता हो जिसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। तो अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम बताओ कि आप लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो। जैसे ही प्रॉब्लम पता चली वैसे ही नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा, एनालाइज द प्रॉब्लम। अब यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। ध्यान से एग्जांपल के साथ इस प्रोसेस को समझते हैं। सपोज करते हैं मेरे यहां पर मेरे बिजनेस के अंदर सेल्स जो है डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। अब सेल्स तो डिक्रीज हो रही है, बीइंग अ मैनेजर मुझे स्ट्रेस होने लग गया कि ऐसे कैसे मेरे बिजनेस की सेल्स डिक्रीज हो रही है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, सबसे पहले मैंने मेरी प्रॉब्लम को जाना कि मेरी सेल्स डिक्रीज हो रही है। स्टेप नंबर 2, एनालाइज द प्रॉब्लम। अब मैं यहां पर मुझे प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगी। कैसे एनालाइज करूंगी, मैं बैठूंगी अपने एम्प्लॉयज के साथ और मैं वहां पर प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगी, डिस्कस करूंगी कि हाँ हमारी सेल्स तो कम हो रही है, क्या रीजन है, क्या हमारा रॉ मटेरियल सही क्वालिटी का नहीं है, हमारी मशीन्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, हमारे वर्कर्स में कमी है, क्या और स्टाफ की जरूरत है, या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मेरी एनालाइज कर रही हूं प्रॉब्लम को। अब जैसे ही मैंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया वहां पर मुझे अलग अलग ऑप्शंस दिखे। क्या ऑप्शंस दिखे कि या तो मैं नई मशीन को परचेज कर लूं या मैं पुरानी मशीन को ही रिपेयर करा लूं। वहां पर मुझे क्या मिले, अलग अलग अल्टरनेटिव्स मिले। जब मैंने मेरी प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो वहां पर समझ आया ना स्टाफ में दिक्कत है, ना किसी डिपार्टमेंट में दिक्कत है, बल्कि मेरी मशीन्स में दिक्कत है। तो थर्ड स्टेप के अंदर आकर मैंने मशीन से रिलेटेड अलग अलग अल्टरनेटिव्स को देखा। अलग अलग अल्टरनेटिव्स लाइक क्या मुझे नई मशीन परचेज कर लेनी चाहिए, या फिर मैं पुरानी मशीन को रिपेयर करा लूं, या फिर मैं कोई मशीनरी रेंट पर ले आऊं। तो यहां पर क्या किया, मैंने अलग अलग अल्टरनेटिव्स को देखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस तो मेरे पास काफी सारे हैं, अब मुझे इन ऑप्शंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। कैसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, हर एक चीज का फायदा और नुकसान देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा रेंटिंग फायदे में रहेगी, नई मशीन फायदे में रहेगी, या उसकी रिपेयरिंग फायदे में रहेगी। उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बेसिस पर मैं उसको इवेल्युएट करूंगी। जैसे ही इवेल्युएशन कंप्लीट होगा वहां पर मैं अपना बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगी। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। यहां पर मैंने हर मेरिट हर डिमेरिट को एनालाइज किया एंड अपने बेस्ट ऑप्शन को चूज किया, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया कि लेट्स परचेज अ न्यू मशीन। कि यहां पर सबसे फायदेमंद ऑप्शन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि मैं अपनी खुद की ही एक नई मशीन परचेज कर लेती हूं। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज किया। सिक्स्थ स्टेप क्या है, यहां पर अब मुझे अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी नई मशीन ही परचेज कर लेनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करूंगी, अपनी मशीन को लेने जाऊंगी। एंड यहां पर अगर मुझे मशीन लेने जाना है तो उसके लिए मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे सबसे पहला काम करना पड़ेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, कम्युनिकेट करके उनसे डिस्कस करके तब मैं अपने जो डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट करूंगी। सेकंड क्या है, सिक्योरिंग एम्प्लॉयज एक्सेप्टेंस। अब मैंने उनसे बात तो कर ली कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे एक नई मशीन परचेज कर लेनी चाहिए। अब सेकंड चीज का क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो इस बात की एक्सेप्टेंस दें कि हाँ उन्हें नई मशीनरी मंजूर है। यहां पर कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हो सकते हैं जिनका हाथ उस पुरानी मशीन पर ही सेट था, वो पुरानी मशीन के लिए ही कंफर्टेबल थे, बट मैं उनको क्या कहूंगी, मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग एक नई मशीन लेकर आते, तो क्या आप सब लोग अग्री हो, आप सब लोग मेरा साथ दोगे। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए। एंड उसके बाद करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए मेरे डिसीजन एग्जीक्यूशन की। काम के टाइम पर ना निकल करके जब मेरे एम्प्लॉयज फ्री बैठे हैं मैं उस समय जाकर अपनी मशीन को ला सकती हूँ। यानी कि यहां पर किस बात का ध्यान देना है कि जो भी मैं डिसीजन को एग्जीक्यूट करूंगी वो सही समय पर करूं, गलत समय पर ना करूं। इन कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान देना है। लास्ट स्टेप यहां पर आप लोगों का क्या है, फॉलो अप। अगर आप लोगों का डिसीजन अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट, इसको फॉलो अप करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लोग फॉलो अप करेंगे। एंड इन केस
केस आपको उस डिसीजन में कोई कमी नजर आ रही है, कोई डेफिशिएंसी नजर आ रही है, तो उस कमी को पूरा करके आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, उसमें कुछ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को लेकर आएंगे। यहां पर हम लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट होता है। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि अगर मुझे मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज मुझे मेरी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे ही प्रॉब्लम पता चली, मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि ये दिक्कत एक्चुअल में हुई क्यों, इन दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जैसे ही दिक्कतें समझ आई, वहां पर मैं देखूंगी दिक्कत तो समझ आ गई, अब इस दिक्कत का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग अलग अलग अल्टरनेटिव्स को देखेंगे। अलग अलग अल्टरनेटिव्स को देखने के बाद यहां पर उन हर अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करूंगी, उनके फायदे, उनके नुकसान, उससे रिलेटेड रिस्क, उससे रिलेटेड फायदा, हर एक चीज वहां पर इवेल्युएट करूंगी। जैसे ही मेरी इवेल्युएशन कंप्लीट होगी, वहां पर अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लूंगी कि हाँ, ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जिसको मैं सेलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। एंड जैसे ही मैंने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब मैं अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगी कि हम अपने डिसीजन को अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपना डिसीजन बाकी के एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी कि हाँ, दे ऑल आर अग्री टू एक्सेप्ट माय डिसीजन, क्योंकि एक्चुअल में अल्टीमेटली काम कौन करने वाला है, मेरे एम्प्लॉइज, तो उनकी एक्सेप्टेंस वहां पर जरूरी है। एंड उसके बाद थर्ड किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप लोग आपके डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी करेक्ट टाइमिंग एंड करेक्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। उसके बाद लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। यहां पर आप लोगों को आपके डिसीजन को फॉलो करना है एंड कोई डेफिशिएंसी अगर वहां पर है तो उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करेंगे, देन अपने डिसीजन को फॉलो करेंगे। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। आई होप हर एक स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोग ये स्टेप्स जैसे मैंने आप लोगों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके समझाए हैं, ऐसे करेंगे तो हर स्टेप आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। नहीं तो वो ही एग्जाम के अंदर बैठ करके वो ही कंफ्यूजन होने वाली है कि स्टेप नंबर 1 पे क्या था, अब एक स्टेप याद आ रहा है, कंफ्यूज होंगे ये 2 पे था या 3 पे था। तो द बेस्ट थिंग इज आप ये सोच के हर काम को करो कि आपका खुद का बिजनेस है। जैसे ही आपने मान लिया आपका खुद का बिजनेस है, आप रियल लाइफ के साथ चीजों को कनेक्ट करते चले गए एंड आपके पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। वहां पर आप लोग इजीली आपका आंसर फ्रेम कर पाएंगे। यहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग की। अगर मैं किसी भी काम को करने से पहले डिसीजंस ले रही हूं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो मुझे मिलेगी। स्टार्ट करेंगे विद द पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शन। यहां पर बोला गया है कि अगर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा ये मैनेजरियल फंक्शन कौन से हैं। मैनेजरियल फंक्शन वो जो मैनेजर परफॉर्म करता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहां पर अगर आप लोगों को कोई भी मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करना है तो वहां पर डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। कौन हेल्प करने वाले, वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के हर फंक्शन में काम आने वाला है, लेकिन अब आपके माइंड में क्लिक होगा, चलो प्लानिंग में तो समझ आ गया, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे काम आता है डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग में कैसे काम आता है, हर एक डाउट यहां पर क्लियर होगा। दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि डिसीजन मेकिंग आप लोगों को हर मैनेजरियल फंक्शन में चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब हर फंक्शन को मैं अलग अलग सेपरेटली कवर करके बताऊंगी कि किस तरीके से इस फंक्शन के अंदर डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है। यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लानिंग से। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। प्लानिंग के अंदर आप लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, when to do, how to do, for whom to do, ये चीजें आप लोग प्लानिंग के अंदर डिसाइड कर रहे होते हैं, इसलिए प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों की डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर आप लोग डिसाइड करते हैं कितने डिपार्टमेंट्स हम लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाने चाहिए, कितनी पोस्ट वहां पर होनी चाहिए, किसके पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ये आप लोगों के ऑर्गेनाइजिंग के काम है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी जरूरी है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि वहां पर आप लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, कितने लोगों को हायर करना चाहिए, एंड हायर करने के साथ साथ उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीज भी आपको डिसाइड करनी पड़ती है। इसीलिए स्टाफिंग में भी डिसीजन मेकिंग का काम है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद बात करते हैं लीडिंग की। लीडिंग के अंदर आप लोगों के 3 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। लीडरशिप में आपको क्या देखना पड़ता है कि आपको आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको किस तरीके से कोऑपरेट करना है। कम्युनिकेशन में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करें हम लोग, फॉर्मल या इनफॉर्मल। एंड मोटिवेशन में डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग कौन से मोड से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। तो यानी कि लीडिंग के अंदर भी आप लोगों को डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। लास्ट है आप लोगों का कंट्रोल। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारा टारगेट ये था, लेकिन जब हमने परफॉर्म किया तो हम लोगों ने ये अचीव किया। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी डेफिशिएंसी को देखते हैं। एंड जैसे ही डेफिशिएंसी को देखते हैं तो उस कमी को ठीक करने के लिए हम लोग अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, एंड फिर उन अल्टरनेटिव्स में से हम लोगों को बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि कंट्रोलिंग के अंदर भी आप लोगों को डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। तो यहां पर ये इतने सभी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस के थे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ माय इंपॉर्टेंस। किस चीज का? क्या बोला था यहाँ पर कि डिसीजन मेकिंग आप लोगों को हर मैनेजरियल फंक्शन पर चाहिए। हर किसी मैनेजरियल फंक्शन के बारे में हम लोगों ने सेपरेटली बात कर ली है। बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस की, विच इज बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो एक ऐसा बेस है जिसके बेस पर मैं मैनेजर की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकती हूँ एंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकती हूँ। किस तरीके से? आप लोगों की जो डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? मैनेजर्स। एंड कितने अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं वो किस बेस पर होते हैं? जितने अच्छे आपके डिसीजंस हैं उतने ही अच्छी आपकी मैनेजर की परफॉर्मेंस है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप लोगों को मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए गए डिसीजंस को देख लो। अगर अच्छे डिसीजन से पॉजिटिव रिजल्ट आए यानी कि मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है, अदरवाइज वहां पर मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? कंटिन्यूअस चेंज इन कॉम्प्लेक्सिटीज। हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर रहती है जहां पर रैपिडली मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसीलिए वहां पर डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। अगर आप लोग आपकी एंटरप्राइज को, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग कोई भी रैंडम डिसीजन ना लेकर के काफी सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करके डिसीजन ले। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? नेक्स्ट यहाँ पर है आप लोगों की इंपॉर्टेंस बेसिस ऑफ एक्शन। अगर आप लोगों को काम को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले बेस्ट डिसीजन आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डबल एडवांटेज टू मैनेजर्स। यहां पर अगर आप लोग डिसीजन अच्छे से ले रहे हो तो मैनेजर को डबल यहां पर फायदा होता है। डबल कैसे? एक, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही होती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा होता है। दूसरी चीज, उसको खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ देखो मैंने कितना बढ़िया डिसीजन लिया, ऑर्गेनाइजेशन यहां से यहां पहुंच गई। तो डबल फायदा हुआ या नहीं मैनेजर्स को? बिल्कुल हुआ। तो ये सभी पॉइंट से आप लोगों के इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर है। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे कि डिसीजन मेकिंग का क्या क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि ये मेरे हर मैनेजरियल फंक्शन के लिए जरूरी है। प्लानिंग के अंदर क्यों जरूरी है? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये डिसाइड होता है। ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कितने डिपार्टमेंट्स बनाने, कितनी पोस्ट होनी चाहिए, क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, ये सभी चीजें डिसाइड होती हैं। उसके बाद है स्टाफिंग में डिसाइड करना पड़ता है कि कितने मेंबर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीडिंग के अंदर 3 एलिमेंट आते हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। किस तरीके से लीड किया जाए, कौन से मोड से कम्युनिकेट किया जाए एंड किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, यहां पर इसीलिए डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग के अंदर हमारी एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है एंड जैसे ही उसमें कोई कमी नजर आती है उस कमी को दूर करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, इसीलिए कंट्रोलिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पर हम लोगों को
बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। अगर आप लोग आपके मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड किया गया है विच इज डिसीजन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए हैं तो वहां पर आप लोगों को समझना है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजर बहुत अच्छा है। अगर डिसीजन नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो कोई लॉजिकल रीजन फैक्ट्स बेस्ड डिसीजन नहीं ले रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कंटिन्यूअस चेंज इन कॉम्प्लेक्सिटीज। आप एक ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जो एनवायरनमेंट डेली चेंज होता है, रैपिडली चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए डेली नए नए डिसीजंस को लेना पड़ता है। उसके बाद अगर आप लोग आपकी बिजनेस एंटरप्राइज को अच्छे से सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिस ऑफ एक्शन। अगर आप लोग आपका काम एक्चुअल में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों को आपकी डिसीजन मेकिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना पड़ेगा, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। लास्ट इंपॉर्टेंस है डबल एडवांटेज टू मैनेजर्स। आपके डिसीजन मेकिंग से मैनेजर्स को दुगना फायदा पहुंचता है। पहला फायदा ये, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उससे पता चलता है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरा फायदा ये कि अगर उससे मैनेजर ने अच्छा काम किया तो वो खुद में पॉजिटिविटी फील करता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मैंने कितना बढ़िया डिसीजन लिया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहां से यहां पहुंच गई। पॉइंट क्लियर हो? तो ये सभी पॉइंट से आप लोगों के डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस के आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पर एक अनदर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है, स्टार मार्क कर लेना। 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, यहां से आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इज डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस एंड दूसरी चीज इज यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दोनों ही आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना कि हर साल डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलता ही मिलता है। तो यहां पर आप समझते हैं क्या क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बीच में। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, प्लानिंग एक्ट्स एज ए फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एक फाउंडेशन की तरह काम करता है मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग हमारे गोल्स को सेट करते हैं, हम लोग रिसोर्सेज देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे एंड अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर प्लानिंग क्या है, एक फाउंडेशन है आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आप लोग प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो वहां पर समझो आपको डिसीजंस लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है, मैं मेरे गोल्स को सेट कर रही हूँ एंड गोल्स को सेट करके मुझे वहां पर देखना होता है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है एंड क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या एक्टिविटीज करनी है, इनके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है प्लानिंग आप लोगों के लिए फाउंडेशन है अगर आप लोग डिसीजंस लेना चाहते हैं। प्लानिंग अगर कट हो गया तो डिसीजंस भी कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आप लोग इफेक्टिव प्लानिंग करना चाहते हो तो आप लोगों को डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना पड़ता है गोल्स को पूरा करने के लिए। एंड चॉइसेस किस पर बेस्ड होती है, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पर। यहां पर क्या चूज करना पड़ता है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स को। मेरा अगर माइंड में ऑब्जेक्टिव ये चल रहा है तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये रिसोर्स भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा। इनमें से कौन सा बेस्ट रिसोर्स कलेक्ट करूं जिससे मेरी प्लानिंग अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसीलिए क्या बोला गया, डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? दोनों पॉइंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। प्लानिंग आपकी फाउंडेशन है डिसीजन मेकिंग की एंड अगर इफेक्टिव प्लानिंग करना चाहते हो तो डिसीजन मेकिंग वहां पर आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर अ कांस्टेंट प्रोसेस। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों ही आप लोगों के कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ना प्लानिंग कभी खत्म हो सकती है ना डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कभी खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आज कुछ है तो हमने आज का डिसीजन लिया, आज की प्लानिंग की, कल की प्लानिंग की, परसों की प्लानिंग की। एक दिन ऐसा होता है कि आप लोगों का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको आपके प्लान को भी रिवाइज करना पड़ता है, आपके प्लान में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे प्लान में चेंजेस आएंगे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में भी चेंजेस आएंगे। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है,
यहाँ पर इसीलिए बोला गया है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों ही आप लोगों के कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन। जब भी प्लानिंग को आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं वहां पर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यानी कि अब मैंने प्लान तो किया था कि मुझे ये एक्टिविटीज चाहिए हो सकती है, ये चाहिए हो सकती है या ये चाहिए हो सकती है। अब प्लान को इंप्लीमेंट करने का टाइम आया तो अब मैं हर अल्टरनेटिव को साथ लेकर नहीं चल सकती हूँ, मुझे उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है एंड अपने एक्शन को स्टार्ट करना है। Making decision is required to successfully carry out a strategy once it has been created। जैसे ही आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उस ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्लानिंग के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं ये आपको बताते हैं कि आपको इसके अंदर आने वाली हर अलग अलग प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। लास्ट यहाँ पर है बोथ रिक्वायर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर बोला गया चाहे आपकी प्लानिंग हो चाहे आपकी डिसीजन मेकिंग हो, दोनों को ही कोलैबोरेशन भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए। किस तरीके से प्लानिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक अकेला मैनेजर काम नहीं कर सकता, मैनेजर के साथ उसके स्टेक होल्डर्स, उसके एग्जीक्यूटिव्स, इन सभी लोगों को भी बैठकर प्लानिंग करनी होती है। सेम उसी तरीके से अगर डिसीजंस लेने हैं, डिसीजन के अंदर भी मल्टीपल ओपिनियंस की जरूरत होती है, हर किसी की एक्सपर्टीज की, हर किसी के पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है, तभी एक बेस्ट डिसीजन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज किया जा सकता है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले प्लानिंग फाउंडेशन की तरह काम करती है मेरी डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि मेरा काम स्टार्ट कहां से होता है, प्लानिंग से। प्लानिंग के अंदर ही मैं मेरे बेसिक डिसीजंस को लेती हूँ, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए बोला गया प्लानिंग एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग करना चाहते हो तो आपको डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। प्लानिंग के अंदर मुझे चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो मेरा माइंड क्या कहेगा, तो ये काम ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। तो डिसीजन मेकिंग क्या करेगी, मेरी कंफ्यूजन को दूर करके मुझे एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करा देगी। इसीलिए डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानिंग मेरे को एक फ्रेमवर्क देती है डिसीजन मेकिंग का, जब भी मुझे प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है। अगर मुझे प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर मुझे मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर दोनों को ही कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग के लिए भी मैनेजर्स को अलग अलग मेंबर्स की, स्टेक होल्डर्स की जरूरत पड़ती है डिसीजंस को लेने के लिए, प्लानिंग को करने के लिए। एंड जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं वहां पर भी अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इसीलिए बोला गया यहाँ पर बोथ रिक्वायर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। दैट्स इट, यही था आप लोगों का डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पर क्लियर है। कोई भी डाउट माइंड के अंदर है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ध्यान रखना एक बात को, एग्जाम में जाने से पहले आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस एंड आपका ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है, बीकॉम हो, बीबीए हो, चाहे एमबीए हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एंड इसके किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं कि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके इजीली नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हो। साथ ही आज का चैप्टर, आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है या फिर नहीं, क्या ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है या फिर नहीं, एंड आप लोग क्या इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हो या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।